वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी सेकेंडरी डाटा का पार्ट 2। इससे पहले लेक्चर में हमने समझा था कि प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है और प्राइमरी डाटा की जो कलेक्शन मेथड है, मतलब मेथड ऑफ प्राइमरी डाटा कलेक्शन, उसमें हमने डायरेक्ट जो है पर्सनल इन्वेस्टिगेशन को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे बाकी की मेथड, और उसमें जो सेकेंड मेथड है बच्चा हमारा वो है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन या इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अब जो इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का सीधा सा मतलब है कि मैं आपसे सीधे बात ना करके आपके रिलेटिव से या आपके फ्रेंड से बात करूंगा आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चा कुछ इस प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है जो आप डायरेक्ट देने में जो हेजिटेट करेंगे या फिर आप देना नहीं चाहोगे। जैसे कि मैं बात करूँ एल्कोहल से रिलेटेड, जो एल्कोहल कंजप्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस, अगर आप एल्कोहल का कंजप्शन करते हो, ड्रिंक करते हो, तो अब मैं अगर आपसे डायरेक्ट पूछूंगा तो ये इंफॉर्मेशन आप नहीं दोगे मुझे। लेकिन आपके रिलेटिव्स या आपके बेस्ट फ्रेंड या किसी से क्लोजली रिलेटेड पर्सन से मैं पूछूंगा तो वहाँ से आपके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये इसी मेथड के अंदर आता है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है, जो भी इन्वेस्टिगेटर होता है वो अप्रोच करता है किसको? थर्ड पार्टी को। वो किसको अप्रोचेस टू थर्ड पार्टी, वो थर्ड पार्टीज़ को अप्रोच करता है। अब बच्चा थर्ड पार्टीज़ में कौन हो सकता है? थर्ड पार्टीज़ के अंदर आपके आते हैं रिलेटिव्स। थर्ड पार्टीज मतलब रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या एनी कोई क्लोजली रिलेटेड पर्सन। कि किसके लिए? इंफॉर्मेशंस गैदरिंग के लिए, या टू गिव्स, या ठीक है फॉर, या थर्ड पार्टी से हम अप्रोच क्यों कर रहे हैं? ताकि हम इंफॉर्मेशन निकाल सकें अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द इन्वेस्टिगेटर या अबाउट द रिस्पोंडेंट, ठीक है, रिस्पोंडेंट के बारे में जो भी हम इंफॉर्मेशन चाहिए उसके लिए हम थर्ड पार्टी को अप्रोच करते हैं। और ये जो मेथड है वो के लिए ज़्यादा बेटर है? यूज्ड इन वाइड एरिया। जो वाइड एरिया है उसके लिए ये ज़्यादा बेटर होती है। वाइड एरिया को आसानी से हम कवर कर सकते हैं इसके अंदर, तो वाइड एरिया के लिए जो है सूटेबल होती है। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है बच्चा कि जो थर्ड पार्टी पर्सन होता है या इन्वेस्टिगेटर होता है, देखो इसके अंदर जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो क्या करता है? पहले तो जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो क्या करता है कि स्मॉल लिस्ट तैयार करता है किसकी? क्वेश्चन की। क्या करता है वो? प्रिपेयर ए स्मॉल लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन तैयार करता है अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेशन। जो भी उसको इन्वेस्टिगेशन करना है उसके अकॉर्डिंग एक छोटे से क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाता है, क्वेश्चंस की एक छोटी सी लिस्ट बनाता है, और वो क्वेश्चंस को आस्क करता है किसको? किससे पूछता है? थर्ड पार्टी से जो रिलेटेड होती है रिस्पोंडेंट है। ठीक है, क्वेश्चन तैयार करता है और आस्क देम टू या आस्क टू थर्ड पार्टीज से ये पूछता है, ठीक, हु रिलेटेड टू रिस्पोंडेंट, जो रिस्पोंडेंट से रिलेटेड है, जो रिस्पोंडेंट से रिलेटेड होती है थर्ड पार्टी, उससे ये क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन उसने तैयार किए हैं उस क्वेश्चन को पूछता है और वहाँ से उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके लिए जो बच्चा बेस्ट एग्जांपल है, मैंने क्या बताया, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो थर्ड पार्टी को अप्रोच करता है और इन्फॉर्मेशन निकालता है रिस्पोंडेंट के बारे में। ठीक है, मतलब ये एक छोटी सी लिस्ट तैयार करता है क्वेश्चन की, और वो क्वेश्चन किससे पूछता है? थर्ड पार्टी से पूछता है। वो थर्ड पार्टी जो रिस्पोंडेंट से रिलेटेड होती है, ठीक है, रिस्पोंडेंट से संबंधित होती है, रिस्पोंडेंट के बारे में जानकारी रखती है। तो यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल आता है बच्चा, यहाँ पर जो बेस्ट एग्जांपल आता है वो आता है एल्कोहल कंजप्शन का। किसका आता है? एल्कोहल कंजप्शन का
एग्जाम्पल बेस्ट आता है। ठीक है, अगर मान लो अगर आप अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, आप ड्रिंक करते हैं और मैं आपसे ही पूछूंगा उसके बारे में क्वेश्चंस, तो आप मुझे डायरेक्ट आंसर नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि आप ये इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करना नहीं कराओगे। इसलिए ये वाली मेथड यूज़ होती है, कौन सी? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। मैं आपके रिलेटिव से, आपके फ्रेंड से, आपके बेस्ट फ्रेंड से क्वेश्चन करूंगा, एक लिस्ट जो मैंने तैयार करी है उसके अकॉर्डिंग आपके बारे में इंफॉर्मेशन लूंगा, जिससे आपके बारे में मुझे जो इंफॉर्मेशन मिलनी है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो अल्कोहल कंजप्शन बेस्ट एग्जांपल होता है। इसकी पूरी डिटेलिंग आपको नोट्स में मिलेगी। क्या कि भाई कोई आपका, हम पर्टिकुलर रिस्पोंडेंट से क्वेश्चन ना करके उसके फ्रेंड से क्वेश्चन करते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर पर्सन जो है ड्रिंक करता है या नहीं करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक बंदा ए, ठीक है, ये अल्कोहल का कंजप्शन करता है। यहाँ पर है हमारा इन्वेस्टिगेटर। अब ये डायरेक्ट जो है इंफॉर्मेशन यहाँ से हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो क्या करता है, वो आता है यहाँ पर थर्ड पार्टी पे, थर्ड पर्सन पर। ठीक, ये थर्ड पर्सन इससे रिलेटेड होता है, मतलब इस ए के बारे में सारी इंफॉर्मेशन किसके पास है, थर्ड पर्सन के पास है। तो यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है इन्वेस्टिगेटर के पास। डायरेक्ट हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, इसलिए हम इनडायरेक्ट आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हमें नहीं मिलती, डायरेक्ट जो है इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, इसलिए हम इनडायरेक्ट तरीके से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं ओरली, जो हमें यहाँ से मिलती है थर्ड पार्टी से। तो इसी तरीके की जो इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करना रहती है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन इस मेथड के थ्रू मिलती है। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे इसके अंदर, इसके मेरिट्स की बात करते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, इसके लाभ क्या है, इसके फ़ायदा क्या है। देखो, लाभ और फ़ायदा की जब बात आती है ना बच्चा, तो यहाँ पर आता है पहली चीज़, इसमें आता है आपका एजुकेटेड। इसमें आपका सबसे पहले चीज़ आ जाएगी, पहला ही हमने ऑप्शन यहाँ पर देखा था, एक तो यहाँ पर आ जाएगा वाइड कवरेज या वाइड एरिया। पहली बात, इस इंफॉर्मेशन के या इस मेथड के थ्रू आप बड़े एरिया को, लार्जर एरिया को कवर कर सकते हैं। ठीक है, लार्जर एरिया को आप इसमें कवर कर सकते हैं। दूसरा इसमें होता है कि ये फ्री फ्रॉम बायस, फ्री फ्रॉम बायस। बायस का मतलब सीधा सा होता है, बायस का मतलब होता है एरर से, कि किसी प्रकार की कोई एरर नहीं आएगी इसमें। क्यों नहीं आती है किसी प्रकार की एरर इसके अंदर? जो इंफॉर्मेशन आपको डायरेक्ट नहीं मिल रही वो आपको थर्ड पार्टी के थ्रू मिल पा रही है, तो एरर के चांसेस कम है। हालांकि एरर हो सकते हैं, बट फिर भी एरर के चांसेस इसमें कम रहेंगे। इकोनॉमिकल रहेगा, इकोनॉमिकल रहेगा, इकोनॉमिकल रहेगा, प्लस एक्सपर्ट ओपिनियन भी यहाँ पर आप ले सकते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन भी यहाँ पर आपको मिल सकता है। ये तो हो गए इसके मेरिट्स। डीमेरिट्स क्या है इस मेथड के? डीमेरिट्स क्या होंगे बच्चा? तो एक तो डीमेरिट्स में क्या हो जाएगा, पहला इसमें आपको मिलेगा इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन। इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है बच्चा? इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन का ये बच्चा है कि जिस थर्ड पार्टी से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, ज़रूरी नहीं कि वो आपको सही इंफॉर्मेशन दे या पूरी इंफॉर्मेशन दे। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन हमें यहाँ मिल रही है, ये यहाँ से हमें इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिल रही है इसके बारे में। तो ये इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन ज़रूरी नहीं कि सही हो या प्रॉपर इसमें जो है सारी चीज़ें हो। ठीक है, पार्शियलिटी ऑफ विटनेस, यहाँ पे पार्शियलिटी हो सकती है। पार्शियलिटी ऑफ विटनेस, जो विटनेस है, जो गवाह है, वो हमारे साथ धोखा कर सकता है या पार्शियलिटी कर सकता है। फिर यहाँ से आ सकता है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी इसके अंदर रहेगी। ठीक है, ठीक, और क्या हो सकता है? लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी हो सकती है, लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इंफॉर्मेंट, जो इंफॉर्मेंट है वो हमें इंटरेस्ट या ना दे। ठीक है, वो हमें जानकारी ना दे, वो इंटरेस्ट ना ले कि थर्ड पार्टी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। तो ये है बच्चा हमारा, इसको आप बोल सकते हो ये है आपकी इनडायरेक्ट ओरल जो है मेथड। ठीक है, इनडायरेक्ट ओरल मेथड। इनडायरेक्ट जो ओरल इन्वेस्टिगेशन है उसके अंदर हमने ये पढ़ा, थर्ड पार्टी को अप्रोच किया जाता है, थर्ड पार्टी जो है हमें सारी इंफॉर्मेशन देती है पर्टिकुलर रिस्पोंडेंट के बारे में। ठीक है, लेकिन इसमें कई सारे मेरिट्स और डिमेरिट्स भी काम करते हैं। थर्ड मेथड जो आती है बच्चा क्वेश्चनायर, वो आता है क्या? थर्ड मेथड आती है क्वेश्चनायर। ठीक, क्वेश्चनायर होता क्या है? तो ये बच्चा एक बंच ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन। क्वेश्चनायर क्या होता है? ये एक प्रकार का बंच होता है, बंच ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन। बेहतरीन बने हुए क्वेश्चंस का एक बंच होता है, एक गुच्छा होता है, ऐसा बोल सकते हैं कि पूरा बंच होता है
क्वेश्चनों का, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन आयर होता है इसमें जनरली हम डिस्कस करते हैं कौन सा, मेल्ड क्वेश्चन आयर, मेल्ड क्वेश्चन आयर, मेल्ड क्वेश्चन आयर। मेल्ड क्वेश्चन आयर का क्या मतलब होता है, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन क्या करता है, एक क्वेश्चन आयर तैयार करता है, ठीक है। उस क्वेश्चन आयर को मेल के थ्रू भेजता है रिस्पोंडेंट के पास, रिस्पोंडेंट से रिक्वेस्ट भी करता है कि भैया इस क्वेश्चन आयर को फिल करके वापस भेज देना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इन्वेस्टिगेटर क्या तैयार करता है, यहाँ पर जो है इन्वेस्टिगेटर क्या तैयार करता है, इन्वेस्टिगेटर तैयार करता है लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस या क्वेश्चन आयर तैयार करता है, प्रिपेयर ए क्वेश्चन आयर। इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, यहाँ पर प्रिपेयर ए क्वेश्चन आयर एंड क्वेश्चन आयर, क्वेश्चन आयर को तैयार करता है, ठीक, और उसको सेंड करता है किसको, सेंड टू रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट को सेंड करता है। इस रिस्पोंडेंट से वो क्या करता है, रिक्वेस्ट भी करता है, ठीक है, रिक्वेस्ट टू रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट से रिक्वेस्ट करता है कि इसको फिल करे, फिल्ड आउट एंड सेंड इट बैक, और इसको वापस भेजे, ठीक है, सेंड करके मतलब भर के इसको वापस भेजे, ठीक है। ये होता है मेल क्वेश्चन आयर। जो इन्वेस्टिगेटर है वो क्वेश्चन आयर तैयार करता है और रिस्पोंडेंट को मेल करता है, रिस्पोंडेंट मतलब डिफरेंट रिस्पोंडेंट को, सेंड टू डिफरेंट, एक रिस्पोंडेंट को नहीं, डिफरेंट, ऐसा हम बोल सकते हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल्स या डिफरेंट रिस्पोंडेंट होते हैं, कई सारे लोगों को एक साथ भेज सकते हैं, तो उनको भेजता है, उनसे रिक्वेस्ट भी करता है कि भैया इसको फिल्ड आउट कर, इसको भरे और वापस मुझे भेजे, ठीक है। ये होता है मेल क्वेश्चन आयर। अब इस मेल क्वेश्चन आयर में भी क्या क्या मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं, इसको हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसमें भी क्या है, मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं, ठीक है, इसके भी क्या है, कुछ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं। पहली चीज़ तो क्वेश्चन आयर से पहला तो यही फ़ायदा है कि ये वाइड एरिया कवर करेगा, ठीक है, वाइड एरिया कवर करेगा। दूसरा, इसमें नो रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चनर्स की ज़रूरत नहीं होती है, नो क्वेश्चनर्स, इसमें किसी प्रकार का कोई क्वेश्चनर्स नहीं होगा, मतलब कोई क्वेश्चन पूछने वाला आपके पास नहीं होगा, आपके पास मेल में जो चीज़ आएगी वही आपको यहाँ पर बतानी है। तीसरा, यहाँ पर टाइम का मतलब क्या है बच्चा, टाइम का मतलब यहाँ है कि जिसके पास आपने मेल से भेजा है उसके पास पर्याप्त समय है, वो आराम से अपना टाइम लेके उस क्वेश्चन आयर को भरकर वापस भेज सकता है। ऐसा नहीं कि तुरंत वापस भेजेगा, उसके पास प्रॉपर टाइम रहेगा, वो आराम से उसको वापस भेज सकता है। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहेगा, मतलब जो रिस्पोंडेंट है उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। मैंने बोला ये इन्वेस्टिगेटर है और ये रिस्पोंडेंट है, तो इसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहेगा, इसने इसको मेल किया, ये इसको मेल करेगा, तो डायरेक्ट इसमें क्या रहेगा, इन्वॉल्वमेंट रहेगा। इकोनॉमिकल मेथड है 5, क्योंकि आना जाने का कोई खर्चा नहीं है, तो इकोनॉमिकल मेथड है 6। मेंटेन सिक्रेसी, ठीक है, मतलब यहाँ पर सिक्योरिटी भी मेंटेन रहेगी। अगर हम मेल से अगर कन्वर्सेशन करते हैं तो हमारा डाटा लीक होने के चांसेस कम रहते हैं। तो एक तो एरिया ज़्यादा कवर करेगा, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चनर नहीं रहेगा, मतलब कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं रहेगा, टाइम आराम से लेकर वो वापस रिप्लाई कर सकता है। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब इन्वेस्टिगेटर और रिस्पॉन्ड दोनों जो है डायरेक्ट रिस्पॉन्स करते हैं। इकोनॉमिकल मेथड एक फिजिकली नहीं जाना है, मेल के थ्रू ही खेलना है, तो यहाँ पर इकोनॉमिक रहेगा। और यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन रहेगी, आपका डाटा जो है वो कॉन्फिडेंशियल अगर डाटा है तो उसके लिए जो है सिक्योरिटी जो है अच्छी खासी यहाँ रहेगी मेल के थ्रू। अब डीमेरिट्स क्या है इसमें, ये डीमेरिट्स को समझो, इसके डीमेरिट्स क्या है। डीमेरिट्स से बच्चा पहली चीज़ तो यहाँ पर चाहिए एजुकेटेड पर्सन, ठीक है, एजुकेटेड पर्सन चाहिए। मतलब सीधी सी बात है कि अगर आप मेल से कन्वर्सेशन कर रहे हो, क्वेश्चन आयर आपने मेल के थ्रू पूछा, तो वो जो पर्सन है वो एजुकेटेड होना चाहिए। अगर वो इलिटरेट है तो वो आपको क्या, उसको मेल का नॉलेज नहीं है, उसकी मेल आईडी नहीं है, वो मेल में कैसे आपको रिस्पॉन्ड करेगा। तो एजुकेटेड पर्सन होना ज़रूरी है। तो ये एक डीमेरिट्स हो सकता है, अगर वो पर्सन एजुकेटेड नहीं है तो आपको डिफ़िकल्टीज आएगी जो है डाटा कलेक्ट करने में। दूसरा है नो रिएक्शन, अगर वो किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है, किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, तब भी आपको दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तीसरा इसमें ये रहेगी
अनसर्टेनिटी का मतलब है अनिश्चितता है कि वो कब आपको वापस करेगा, वो रिस्पॉन्स देगा या नहीं देगा, मेल रिटर्न करेगा या नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहेगी। लैक ऑफ क्लियरिटी भी नहीं रहेगी, क्लियरिटी की भी कमी रहेगी कि आपको यहाँ पर सारी चीज़ें वापस प्रॉपर मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये क्वेश्चन आयर में मेरिट्स एंड डिमेरिट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा मेथड शेड्यूल। फोर्थ मेथड जो है वो है शेड्यूल बाय इनुमरेटर। जो इनुमरेटर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आयर को भेज सकते हैं। अब इनुमरेटर क्या करता है, ये क्वेश्चन आयर को लेता है, क्वेश्चन आयर को लेकर विजिट करता है पर्सनली किसके पास, इन्फॉर्मेंट के पास, ठीक है भाई। शेड्यूल मतलब जब क्वेश्चन आयर को फील्ड किया जाता है इन्वेस्टिगेटर के द्वारा, तब उसको हम शेड्यूल बोलते हैं। देखो शेड्यूल किसको बोलते हैं, शेड्यूल का मतलब समझो, शेड्यूल का मतलब होता है क्वेश्चन आयर फील्ड बाय इन्वेस्टिगेटर, तब हम उसको क्या बोल देते हैं, इज नॉन एज शेड्यूल। व्हेन क्वेश्चन आयर फील्ड बाय इन्वेस्टिगेटर, जब क्वेश्चन आयर को इन्वेस्टिगेटर खुद भरता है तब उसको हम शेड्यूल बोल देते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये जो इनुमरेटर है, ये इनुमरेटर है, ये क्या करेगा, टेक्स द क्वेश्चन आयर, ये क्वेश्चन आयर को लेगा, ठीक है, और पर्सनली विजिट करेगा, पर्सनली विजिट द इन्फॉर्मेंट के यहाँ पर्सनली विजिट करेगा, ठीक है। और आस्क देम क्वेश्चन, उससे क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा और नोट डाउन देयर रिप्लाइज, ठीक है। क्या करेगा, उसको क्या करेगा, आस्क देम टू क्वेश्चंस एंड नोट डाउन देयर रिप्लाइज, उसके रिप्लाइज को नोट डाउन करेगा, उसको क्वेश्चन पूछेगा और उसके क्वेश्चन को नोट डाउन करेगा। जब इन्वेस्टिगेटर खुद नोट डाउन करता है, खुद क्वेश्चन आयर को फिल करता है, तब हम उसको शेड्यूल बोल देते हैं, ठीक है, तब हम उसको शेड्यूल बोल देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पर जो है मेरिट्स क्या आएंगे, फायदे क्या है। पहला तो यहाँ पर अनएजुकेटेड आप बोल सकते हो, अनएजुकेटेड पर्सन। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, जैसे मान लो आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर आपके पास आया, उसके पास क्वेश्चन आयर है, फॉर्म है पूरा क्वेश्चन का, है ना, वो आपसे पूछेगा क्वेश्चन और आप जवाब दोगे, वो लिख लेगा। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। अब अनएजुकेटेड है तब भी इन्वेस्टिगेटर जो है आपसे क्वेश्चन पूछकर वो खुद भर लेगा, ठीक है। तो अनएजुकेटेड पर्सन्स यहाँ पर आराम से यहाँ पर काम कर जाएगा, ठीक है। आपको वो पर्सनली असिस्टेंट भी कर सकता है। असिस्टेंस का मतलब है जैसे मान लो आपको कहीं डिफ़िकल्टीज आ रही जवाब देने में या किसी इंक्वायरीज में, तो वो आपकी हेल्प कर सकता है, आपको असिस्टेंट भी कर सकता है, आपकी मदद भी कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो है लेस चांस ऑफ बायस, यहाँ पर लेस चांस ऑफ बायस मतलब यहाँ पर गलती होने के चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को आप खुद ही फिल कर रहे हैं, क्वेश्चन के आंसर को आप खुद ही फिल रहे हैं उससे देखते हुए। तो चौथा आ जाएगा यहाँ पर रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर खुद इन्वेस्टिगेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। क्लियर है इतनी कहानी। डीमेरिट्स में क्या आ जाएगा, डीमेरिट्स में आ जाएगा बच्चा, पहला तो ये रहेगा कॉस्टली, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर को खुद जाना पड़ रहा है, और जाना पड़ रहा है तो फिर यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग भी आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, कॉस्टली भी हो जाएगी, टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगी। प्लस यहाँ पर आपको मिलेगा, तीसरा है कि जो इन्वेस्टिगेटर जा रहा है वो स्किल्ड होना चाहिए, स्किल्ड पर्सन होना चाहिए, ट्रेंड पर्सन होना चाहिए, स्किल्ड पर्सन होना चाहिए। तो ये आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। और एफोर्डेबिलिटी भी होना चाहिए, एफोर्डेबिलिटी, भाई वो एफोर्ड करने वाली कहानी भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, शेड्यूल में जब क्वेश्चन आयर इन्वेस्टिगेटर के द्वारा ही भरे जाते हैं, फिल किए जाते हैं, तब हम उसको शेड्यूल बोल देते हैं। तो क्वेश्चन मतलब जो इन्यूमरेटर होता है वो क्वेश्चन आयर को लेके जाता है, पर्सनली विजिट करता है रिस्पोंडेंट के पास, रिस्पोंडेंट से क्वेश्चन पूछता है और जो वो आंसर देता है रिस्पोंडेंट, उसको वो इन्वेस्टिगेटर खुद फिल कर देता है।
ठीक है। तो ये मेथड वही है। एजुकेटेड अनएजुकेटेड पर्सन हुआ तो भी काम कर जाएगी, वो उसको असिस्टेंट भी कर सकता है, गलती होने के चांसेस कम रहेंगे और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वेस्टिगेटर की रहेगी। पर्सनली जाना पड़ रहा है तो कॉस्टली भी है, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, स्किल पर्सन की जरूरत पड़ेगी और एफोर्डेबिलिटी भी होनी चाहिए। लास्ट मेथड जो है ना बच्चा हमारा 5वीं मेथड है, वो है लोकल रिस्पोंडेंट। लोकल रिस्पोंडेंट। देखो अब यहाँ पर क्या करता है, जो इन्वेस्टिगेटर होता है, वो क्या करता है, वो अपॉइंट करता है। किसको? अपॉइंटेड लोकल रिस्पोंडेंट टू डिफरेंट प्लेसेस पे, अलग अलग जगह पर क्या कर देता है, ये लोकल रिस्पोंडेंट को अपॉइंट कर देता है। ये जो लोकल रिस्पोंडेंट कर देते हैं, ये डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा कलेक्टेड देयर ओन वे, ये डाटा को कलेक्टेड करते हैं ऑन वे में, ठीक है, उनके तरीके से डाटा को कलेक्ट करते हैं और ये प्रोवाइड कर देते हैं किसको? प्रोवाइडेड टू इन्वेस्टिगेटर को दे देते हैं, ठीक है। किसको दे देते हैं? इन्वेस्टिगेटर को ये प्रोवाइड कर देते हैं। तो लोकल रिस्पोंडेंट है, उसकी कहानी यही है कि ये इन्वेस्टिगेटर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं अलग अलग जगह पर, ये डाटा को अपने तरीके से कलेक्ट कर देते हैं और इन्वेस्टिगेटर को दे देते हैं। तो इसमें मेरिट्स क्या है? इसमें मेरिट्स ये है कि ये भी वाइड एरिया कवर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ये वाइड एरिया को कवर कर लेते हैं। ये भी इकोनॉमिक होगा, ये भी इकोनॉमिक होते हैं। इकोनॉमिक के बाद ये कंटिन्यूटी इसमें बनी रहती है, ठीक है, कंटिन्यूटी इसके अंदर बनी रहती है। डीमेरिट्स क्या होती है बच्चा? डीमेरिट्स में सबसे बड़ा चीज़ तो है कि ज़रूरी नहीं कि ये जो डाटा कलेक्ट करके ला रहे हैं वो सही है। तो पहली चीज़ तो यहाँ पर पर्सनल बायस आ सकती है। क्यों? क्योंकि जो पर्सन आपने अपॉइंट किया ज़रूरी नहीं कि वो सही इंफॉर्मेशन दे। दूसरा इसमें आएगा लेस एक्यूरेट हो सकते हैं क्योंकि आप नहीं कर रहे हो, आपने किसी और को अपॉइंट कर दिया है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी की कमी हो सकती है। तो ये सारी मेथड है बच्चा, जितनी भी ये सारी मेथड हमने डिस्कस कर ली, किसकी? प्राइमरी डाटा की, ठीक है। यहाँ से शुरू किया था हमने इन्वेस्टिगेटर, जो इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेटर से, और फिर हमने क्वेश्चनायर डिस्कस किया। क्वेश्चनायर के बाद हमने शेड्यूल डिस्कस किया। शेड्यूल के बाद हमने लोकल रिस्पोंडेंट किया। अब यहाँ पर आप देखोगे एक लास्ट वन पर हम जाएंगे, सेकेंडरी डाटा कलेक्शन मेथड। सेकेंडरी डाटा कलेक्शन मेथड। सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करने की मेथड क्या है बच्चा? तो इसमें कुछ नहीं लिखना आपको। पहली बात तो यहाँ आ जाएगा क्या? गवर्नमेंट या ऑफिशियल पब्लिकेशन हो सकता है। ऑफिशियल पब्लिकेशन, या ऑफिशियल पब्लिकेशन जो है वो किसका हो सकता है? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिशियल पब्लिकेशन हो सकता है। दूसरा प्राइवेट एजेंसी से हम कर सकते हैं। मैगजीन से डाटा ले सकते हैं, जर्नल से ले सकते हैं, और क्या हो सकता है? थीसिस से डाटा ले सकते हैं, डिफरेंट बुक से हम डाटा ले सकते हैं। ये डिफरेंट सोर्स हो गए सेकेंडरी डाटा के। वेबसाइट से हम ले सकते हैं, वेबसाइट से डाटा ले सकते हैं, ठीक है। सोशल प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं जहाँ से हम डाटा को ले सकते हैं। क्लियर है? ये सेकेंडरी डाटा है। सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने की ये सारी मेथड्स हैं। इस तरीके से हम सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा होता क्या है, प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने की मेथड कौन सी है, सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने की मेथड कौन सी है। यहाँ तक की कहानी पूरी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ के बाद जो अगली चीज़ आती है वो आता है क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन ऑफ डाटा। मतलब जैसे कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, कंपाइलेशन क्या होता है और टेबुलेशन क्या होता है, ठीक है। तो इसको अपन अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या है, टेबुलेशन क्या है, रिकमेंड क्या है। देखो एक बेसिक चीज़ समझना, अभी हमने बोला प्राइमरी डाटा और ये सेकेंडरी डाटा, ये हमने बोला सेकेंडरी डाटा। अब प्राइमरी डाटा से सेकेंडरी डाटा में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है उसको समझते हैं, ठीक है। ये जो प्राइमरी डाटा होता है ये होता है रा डाटा। हमने बोला क्या होता है? रा डाटा होता है। रा डाटा का मतलब इसमें एरर इंक्लूड हो सकती है, ठीक है। इसमें क्या हो सकती है? इंक्लूड एरर,
ठीक है, इसमें एरर इंक्लूड हो सकती है। तो इस एरर को हटाने के लिए यहाँ पर एडिटिंग की जाती है, एडिटिंग ऑफ डाटा, मतलब डाटा की एडिटिंग करते हैं। मतलब अगर हमें जो रिजल्ट चाहिए वैसा रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम डाटा को मैनिपुलेट करते हैं, सीधी सी बात। हमने एडिटिंग की डाटा की एडिटिंग करने के बाद, एडिटिंग का मतलब होता है यहाँ पर हमें क्या करना, रिमूवल ऑफ एरर को हम यहाँ पर रिमूव कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, डाटा की एडिटिंग के बाद डाटा को हम क्लासीफाई करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा का क्या मतलब है बच्चा? क्लासिफिकेशन का मतलब है डाटा को अरेंज करना है, अरेंज दी डाटा इनटू ग्रुप और क्लासेस। ग्रुप और क्लासेस में डाटा को अरेंज करना क्लासिफिकेशन कहलाता है। जैसे ही हमने ग्रुप और क्लासेस में अरेंज किया, फिर हम उसको अरेंज करते हैं टेबुलेशन में। क्या करते हैं? टेबल में अरेंज करते हैं। मतलब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डाटा को अरेंज दी डाटा इनटू रो एंड कॉलम। डाटा को हम रो और कॉलम में अरेंज कर देते हैं, इसको बोलते हैं टेबुलेशन। टेबुलेशन करने के बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, डाटा का एनालिसिस करते हैं। और एनालिसिस करने के बाद हमें मिलता है क्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा का इंटरप्रिटेशन आ गया, मतलब कि कंक्लूजन आ गया, और ये डाटा पब्लिश होकर कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी डाटा के अंदर। तो ये पूरी प्रोसीजर है कि प्राइमरी डाटा जो होता है वो रॉ डाटा होता है, उसमें एडिटिंग करके हम एरर को हटाते हैं, उसके बाद इसको क्लासीफाई कर देते हैं, क्लासीफाई करने के बाद टेबुलेशन करते हैं, टेबुलेशन के बाद एनालिसिस कर देते हैं, एनालिसिस के बाद जो भी रिजल्ट आता है उसको हम पब्लिश करके सेकेंडरी डाटा में अंदर बदल देते हैं। ये पूरी प्रोसीजर होती है प्राइमरी टू सेकेंडरी डाटा के अंदर जाने की। ठीक है, प्राइमरी टू सेकेंडरी डाटा के अंदर जाने की। अब यहाँ पर हमें दो चीज़ आपको पढ़नी है, वो है क्या, एक तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, एक टेबुलेशन क्या होता है। एज पर दी सिलेबस इन दो चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल करना है। क्लासिफिकेशन समझेंगे, क्लासिफिकेशन का भी कैटेगरीज है, टाइप्स है, उसको समझेंगे क्रोनोलॉजिकली, जियोग्राफिकली। ठीक है, वो हम समझेंगे। टेबुलेशन और टाइप ऑफ टेबुलेशन के अंदर जो टेबल होती है, तो टेबल के पूरे कंटेंट को समझेंगे कि टेबल के अंदर कौन कौन से कंटेंट होते हैं, कैप्शंस होता है, स्टूप होता है, सारी चीज़ें होती हैं, उसको समझेंगे। तो ये हमारा जो है, जो आपके सिलेबस के अंदर फर्स्ट लाइन है, प्राइमरी सेकेंडरी डाटा और मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन प्लस क्लासिफिकेशन कंपाइलेशन ऑफ डाटा। तो एक लेक्चर और होगा जिसमें क्लासिफिकेशन टेबुलेशन हम पढ़ेंगे, जिससे आपका फर्स्ट वाली जो लाइन है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बच्चा, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।